देखिए टॉपिक फिर वही गले की थोड़ा अभी आज गरारा किया है, लेकिन फिर भी थोड़ी दिक्कत रहेगी। टॉपिक है कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। आपने किसी परी की कहानी सुनी होगी, किसी राजकुमारी के बारे में कहीं वो था ना, रोज कोरल लिप्स, रोजी चीक्स, कर्ली हेयर। सुना है नहीं सुना? अच्छा, अगर हम पढ़ाना शुरू करें इसी से शुरू करें, कोरल लिप्स, तो लड़कियां सुनी हैं ये मास्टर रामदेव हो गया क्या ये जो चाहो बोलता रहता है। कर्ली हेयर का मतलब क्या होता है? बस यही इसका मतलब होता है, ऐसा फील्ड जो कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसको रोटेट कराने की कैपेसिटी रखता हो, उसको हम कर्ली फील्ड कहते हैं। वो उस फील्ड का जो इफेक्ट होता है वो कर्ल होता है। बस इसीलिए वो कर्ली हमने वर्ड यूज़ किया था। हमें कोई राजकुमार से मतलब नहीं है, ना उस कविता से हमको कोई मतलब है। ठीक है, जब अच्छा नॉन लैमिनर फील्ड हमने यहाँ वर्ड यूज़ किया है। लैमिनर फील्ड वो होता है जिसका ग्रेडियंट फाइंड किया जा सकता है। अब ग्रेडियंट बता चुके हैं हम, एक बार इसके बारे में अलग से बता देंगे क्या होता है। फिलहाल ये नॉन लैमिनर फील्ड होता है, पहले समझने की कोशिश कर लो, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए हमने वेक्टर फील्ड के बारे में बात किया है, हमने आपको स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड बताए थे ना पक्का, जिसमें डायरेक्शन होती है। अब जरा सावधान, जैसे मैं एक नदी के बहाव के बारे में बात करता हूँ। ये नदी है, ठीक है, इसमें पानी बह रहा है। तीन तरीके से मैं बहाव लेता हूँ। अगर यहाँ पर पानी इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, एक साथ सब पार्टिकल पानी के चल रहे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर कोई एक छोटा सा रॉड ऐसे रख डाल दो, ऐसे रख दो, ठीक है, तो ये जो पानी का बहाव है ना, ये रॉड को सीधे आगे ले जाएगा। पक्का है ना? अगर पानी का बहाव ऐसा होता, देखिए नीचे अगर ऐसा होता, वैसे ऐसा होता है पानी में जो नदी होती है, अगर हम नीचे लेवल की बात करें या उसके ग्राउंड ना बात करें, हम उसके इसकी बात करें, तो यहाँ पर जो उसके जो किनारे होते हैं वहाँ फ्लो धीरे होता है और बीच में फ्लो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम इस प्रकार से फ्लो ले लें कि फ्लो ऐसा है, ये वाला पार्टिकल ज़्यादा तेज चल रहा है, ये वाला थोड़ा कम तेज चल रहा है, ये वाला थोड़ा और कम तेज चल रहा है, ये वाला थोड़ा और कम तेज चल रहा है। अगर ऐसा फ्लो हो रहा है और इसमें कोई रॉड रखिए, आप ऐसे एक कोई रॉड रख दीजिए, हैं सीधे जाएगी। नीचे वाला पार्ट क्या करेगा, इसको आगे खींचेगा ज़्यादा तेजी से, और ऊपर वाला पार्ट उतनी तेजी से आगे बढ़ा नहीं पाएगा। तो ये रोटेट करेगी ऐसे। कैसे रोटेट करेगी? ये रॉड ऐसे रोटेट कर जाएगी, ऐसे होगी ना। कौन सा वाइज है ये? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? यानी ये एंटी क्लॉकवाइज को घुमाने की कोशिश करेगी, करेगी नहीं, होगी एंटी क्लॉकवाइज। सही कर रहा हूँ ना मैं? अच्छा, यानी ये वाला फील्ड जो है भाई, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये कम है, ये और कम है, और कम है, कम है, मतलब डायरेक्शन वही है, डायरेक्शन नहीं चेंज है, डायरेक्शन वही है। तो अगर आप कोई चार्ज बॉडी रखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसको ऐसे घुमाएगा, आगे बढ़ाएगा। तो ये वाला फील्ड क्या करेगा, ज़्यादा तेज़ी से घुमाएगा, ये वाला कम करेगा, एक और कम, एक और कम करेगा, तो वो जो चार्ज बॉडी होगी वो रोटेट करेगी। तो रोटेटिंग इफेक्ट है। तो यानी ऐसे फील्ड का कर्ल निकालते हैं, इसके इफेक्ट को हम कर्ल कहते हैं, इसी का कर्ल हमको निकालना है। ठीक है, अभी डेफिनेशन क्या होती है तो बात की बात है। अगर अगर हम ऐसा मान लें कि फ्लो ऐसा है, ये फ्लो ऐसे है, नीचे वाले का थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, और कम, ऐसा। अब आप कहेंगे एक नदी में ऐसे ऐसे सारे फ्लो होते हैं, अगर है तो क्या मतलब है मान लेते हैं। और यहाँ पर कोई भी चार्ज बॉडी ऐसे या कोई भी बॉडी रखी जाए, हम फ्लो की बात कर रहे हैं ना, तो ऊपर वाला क्या करेगा, आगे घुमाएगा, तो इसको ऐसे रोटेट करेगा ना। कौन सा वाइज है? क्लॉकवाइज करेगा। तो ऐसे फील्ड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा अपनी जानकारी के लिए बना लिया करो, समझ में आता है कि क्या कहा जा रहा है। मैथमेटिक्स तो कर्ल निकाल देगी फटक से, वो कहेगी ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो फार्मूला, कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, हो गया काम खत्म। डेल बता चुके हैं, आई डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स प्लस जे डिवाइड अपॉन डिवाइड वाई, और क्रॉस इसका आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, डिटर्मिनेंट लगाओ, वैल्यू निकाल दो, हो गया, कर्ल निकल आया। लेकिन हमको यहाँ बताना कर्ल होता क्या है, तो ये जो इफेक्ट होता है घुमाने का, इसी को हम कर्ल कहते हैं। ठीक है, नोट करिए फिर कुछ बताया जाए। तो पहले डेफिनेशन लिख लो कर्ल की। द कर्ल ऑफ अ वेक्टर, जहाँ वेक्टर लिखा है ब्रैकेट में लिख देना, नॉन लैमिनर, LAMELLAR, इसके बारे में हम बता दिए अभी। ठीक है,
नॉन लैमलर, लैमलर होता है, LAMELLAR, द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड at any point, vector field at any point, is defined भाई ये तो हमने बता दिया ये इफेक्ट होता है, तो आपके एग्जाम में आएगा लिख देंगे वो ऐसे होता है, कर्ली हेयर रोजी चीक्स, तो कर्ली हेयर मतलब कर्ल, तो कर्ल का मतलब ये होता है, ये फ्लो अगर ऐसा होता है ऐसा घूमेगा, इट इज कर्ल, काम खत्म। मैथमेटिकली कैसे उसको निकालेंगे ना, वो हम बता रहे हैं। क्या लिखा, इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल द मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल maximum line integral maximum line integral of a vector maximum line integral of a vector computed per unit area। बस आपकी यही डेफिनेशन मैथमेटिकली इसको प्रूफ करेगी। कंप्यूटेड पर यूनिट एरिया along the boundaries along the boundary of an infinitesimal अब आप कहेंगे धाधर धाधा यह कैसे अंग्रेजी है, सुना है आपने, वेरी 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 स्मॉल, मतलब बहुत ही छोटी, टेंडिंग टू जीरो, जिसकी एरिया कितनी है, जीरो के बराबर है, इतनी छोटी एरिया। हाँ, इनफाइनिटेसिमल एरिया एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपने वेक्टर फील्ड कहा, वेक्टर फील्ड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं। अब हम फ्लो के बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ठीक है, ये वेक्टर है, इस वेक्टर को हम नाम क्या देंगे, ए वेक्टर, ठीक है। इसमें कोई भी सरफेस रखा गया, अब जरा देखो, अगर मैं सरफेस को ऐसे रख दूं ऐसे, मतलब सरफेस को ऐसे रख दूं तो सरफेस रोटेट नहीं करेगा, सीधे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सरफेस ऐसे रखा जाए, थोड़ा सा दूसरा डायग्राम समझ लीजिएगा, ये डायग्राम गलत नहीं, समझाने के लिए बताया जा रहा है। अगर मैं सरफेस को ऐसे रख दूं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक लाइंस है, फ्लो ऑफ लिक्विड है तो वेलोसिटी की लाइंस है, जो भी है, और ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस है, हम बार बार इलेक्ट्रिक लाइंस से नहीं, ए वेक्टर है, ठीक है। और एक चार्ज बॉडी यहाँ रखी गई, ठीक है। हम बॉडी को ऐसे अगर रख दें, ऐसे, जरा ध्यान से समझिएगा, अब सावधान, इसका नाम कुछ दे दिया जाए, कुछ भी दे दो, ABCD दे दो, ABCD दे दो। तो देखो AB जो है ना, ये AB आगे की ओर ऐसे जाएगा। अच्छा, ये वाले जो सरफेस हैं ये इसके परपेंडिकुलर है, ये तो सीधे चले जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। लेकिन ये वाला सरफेस तेजी से आगे जाएगा और ये वाला सरफेस थोड़ा देर से आगे जाएगा, तो ये वाला ऐसे रोटेट नहीं करेगा, तो ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब रोटेट करने की डायरेक्शन क्या होगी, तो यानी रोटेट करने को टॉर्क कहते हैं, तो ये टॉर्क ऐसे हुआ तो डायरेक्शन ये होगी ना। हमने पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ जिधर घूमती है, अगर सर्कुलर मोशन में बात करें, तो अगर ऐसे उसमें हाथ ऐसे अपनी उंगली को ऐसे राइट हैंड के ऐसे करें तो जो अंगूठा होता है वो उसकी डायरेक्शन को बताता है। यहाँ टॉर्क वर्ड नहीं यूज किया जा रहा है, कर्ल की डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन पहले लिख लिया है, क्या हमने बोला कि किसी भी बहुत स्मॉल एरिया से जो लाइन इंटीग्रल होता है उसको कर्ल कहते हैं, गिवन बाई, इसका ये फार्मूला है, कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू ए डॉट डी आर, इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल। ये समझा, बताना कि क्या होता है लाइन इंटीग्रल के बारे में। आपको जो एम्पियर्स ला पढ़ाया गया होगा इंटरमीडिएट में, बोले रे दादा, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज इंटरमीडिएट है, इस वहाँ लाइन इंटीग्रल बताया गया था। ये क्लोज इंटीग्रल हो गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाई एरिया, चाहे एस मान लो, और एस इज वेरी स्मॉल, तो लिमिट क्या लिखेंगे, एस टेंडिंग टू जीरो। ये कर्ल की डेफिनेशन है, ठीक है। मैथमेटिक्स में ये यूज नहीं की जाएगी, मैथमेटिक्स में डेल क्रॉस ए, काम खत्म।
यहाँ समझाने के लिए बताया जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, अब जरा समझिएगा, ये तो एरिया है और ये है आपका एक वैल्यू कुछ मिलेगी डॉट प्रोडक्ट में, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन कैसे देंगे? तो हमने पढ़ा है कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो उसको अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो क्या तरीका होता है? पूरा ऐसे किताब में देख लेंगे, ऐसे लिखा होगा। हम क्या करेंगे, जो भी उसकी डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद आया? हमने इंटर में पढ़ा है 11th क्लास में कि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, पढ़ा है ना? तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यानी कि मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर गिव्स यू द वेक्टर क्वांटिटी। यानी किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है। मतलब अगर मैं ये मान लूँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई के लॉन्ग जे कैप होता है और जेड के लॉन्ग के कैप होता है। अगर कोई बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, मान लो 7 न्यूटन का लग रहा है, और 7 न्यूटन का लग रहा है और वो लग रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन 7 न्यूटन क्या चीज़ है? उस फोर्स का मैग्नीट्यूड। और हम चाहते हैं, एक मिनट, उस फोर्स को वेक्टर में कन्वर्ट करिए। तो हमने क्या कहा, जो भी उसकी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। तो ये किस डायरेक्शन में है? तो अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई किसे कर दूं, आई कैप से, तो ये फोर्स वेक्टर मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो जो भी इसकी डायरेक्शन है, जो भी है वो बात की जाएगी, उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं। तो मैं एन कैप एक वेक्टर ले लेता हूँ। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में ये कर्ल आएगा उस डायरेक्शन के हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये कैसी क्वांटिटी बन गया? अब वेक्टर क्वांटिटी है। नोट करिए, एन कैप क्या बताता है? एन कैप जो है गिव्स द डायरेक्शन ऑफ कर्ल, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ कर्ल, ये कर्ल की डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो अब बातें की जाए। अब मैं इसको डिफाइन करूं उसके पहले समझने की कोशिश करूं। देखो, ये यहां पर ये डायग्राम बनाना नहीं है, मैं समझाने के लिए समझा रहा हूं। मैं एक वेक्टर फील्ड बना रहा हूं। यहां पर एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड होता है। ठीक है, अब यहां पर कोई चार्ज रखा हमने प्लस क्यू, इसने अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाओगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, हम उससे मतलब नहीं क्या वैल्यू है उसकी, ये है। तो इस प्रकार का एक फील्ड है, और इस प्रकार के फील्ड में एक पॉइंट है, बहुत वेरी स्मॉल पॉइंट। ठीक है, और यही इस पर ये इफेक्ट डाल रहा है और ये पॉइंट रोटेट कर रहा है। अब इतना स्मॉल है कि आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब दिख रहा है तो हम इसको और छोटा बना दे रहे हैं। अभी दिख रहा है? चलिए, अभी दिख रहा है? नहीं, अब वो इतना स्मॉल है कि नहीं दिख रहा है? हम कह रहे हैं वो है इसमें। अगर आप यहाँ पर वो बताएं, बहुत सारे ब्लैक स्पॉट होंगे यहाँ पर, तो उसमें से एक है, तो हम उस स्पॉट को बढ़ा के कर रहे हैं। ठीक है, और उसके भाई उसके अंदर से एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, यानी एक वेक्टर निकाल रहे हैं, उसके 3 कंपोनेंट ले रहे हैं। ठीक है, और उन्हीं 3 कंपोनेंट की वजह से कैसे कर्ल कर रहा है इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाना नहीं है, तो समझिएगा। तो हम इस जो जो पॉइंट आपको नहीं दिख रहा है ना, जो आप कह रहे हो दिख रहा है, ये इसको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा कैसे होगा? ऐसे भी हो सकता है, सर्कुलर भी बना सकते हैं उसको, इसको रेक्टेंगुलर बना सकते हैं। तो हम इसको रेक्टेंगुलर क्यूबाइड शेप में बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बनाएंगे, जिससे हमारी आसानी के लिए हम इसको बड़ा शेप बनाते हैं। इसको इनलार्ज करके हम इसको दिखा रहे हैं। कहानी थोड़ी लिख लीजिए, अब प्रूव करने जा रहे हैं। वी फाइंड कर्ल ऑफ ए बोले तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस पॉइंट को रोटेट कर रहा है। वी फाइंड कर्ल ऑफ ए इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन विच विल बी अलोंग जेड एक्सिस। क्यों होगा मैं भी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमने यहां पर एक एक्स वाई प्लेन बनाया।
डायग्राम ही का सब दारोमदार है यहाँ पर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारी लाइंस पास हो रही हैं, वही जो वेक्टर ए हम बता रहे हैं, वो पॉइंट है। और हमने क्या किया, उस पॉइंट की बाउंड्री बना दी हमने, रेक्टेंगुलर बाउंड्री बना दी। बहुत ध्यान समझिएगा, टेक्निकल टॉपिक है। रेक्टेंगुलर बाउंड्री बना दी, उसका नाम दे दिया हमने ABCD, ABCD, ठीक है। यहां पर वेक्टर है ए, वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो जब इधर बनाओगे तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे। इसका एक्स कंपोनेंट AX है, वाई कंपोनेंट AY है। चूंकि हम केवल XY प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए जेड कंपोनेंट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। बनाने को बना सकते हो जेड कंपोनेंट, वो ऐसे होगा जेड कंपोनेंट, तो हम फिलहाल नहीं बना रहे, ठीक। नहीं बना दे, नहीं कहीं बनाया नहीं आपने, ये जेड कंपोनेंट है, ठीक है। तो थोड़ी कहानी लिखिए। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल रेक्टेंगुलर एरिया ABCD। ये बहुत स्मॉल है जो दिख नहीं रहा है, अभी हमने जूम करके इसको बनाया है तो दिख गया है। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल रेक्टेंगुलर एरिया ABCD। अब देखो, इसकी साइड AB की कुछ लंबाई होगी, कितनी होगी, इसकी लंबाई DX हो गई और ये लंबाई DY हो गई। हैविंग साइड्स DX एंड DY, हैविंग साइड्स DX। देखो लिखते जाओ, समझते जाओ, समझ में पूरा आ जाएगा। लेंदी है लेकिन समझ में पूरा आ जाएगा। हैविंग द साइड DX एंड DY पैरेलल टू X एंड Y एक्सिस रेस्पेक्टिवली, पैरेलल टू X एंड Y एक्सिस रेस्पेक्टिवली, मतलब इसको रेस्पेक्ट दे दीजिएगा। हमने आपकी साइड दी, वो मतलब मिलॉर्ड ऐसे, मतलब रेस्पेक्ट दे दिया, ठीक है। अब ये तो काम इस डायग्राम, इस पॉइंट का हो गया। अब चलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हमने एक पॉइंट मान लिया M, ठीक है। M पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। मतलब अभी वो दिख नहीं रहा, उसके अंदर पॉइंट भी हमने मान लिया तो मानना ही पड़ेगा। फिर लिखिए लेट A बी अ वेक्टर फील्ड, लेट A बी अ वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड एट द मिडिल पॉइंट ऑफ ABCD। भाई देखिए, ये जो वेक्टर फील्ड है ना, वो XYZ का फंक्शन है, दूरी के साथ साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपने मिड पॉइंट पे मान लिया, उसका इफेक्ट दिखा और मिड पॉइंट पे आपने उसकी वैल्यू मानी। A बी द वेक्टर फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ ABCD एंड AX AY एंड AZ, ये सफिक्स में लिखेंगे, AX एंड AY एंड AZ बी द rectangular component of A, be the rectangular component of A along X, Y and Z axis respectively. Rectangular component of A along X, Y and Z axis respectively. Then वेक्टर A को कैसे लिखा जाएगा, AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप, ऐसे लिखा जाएगा। अब हमको कर्ल के बारे में बात करना है। कर्ल के लिए क्या चाहिए, लाइन इंटीग्रल चाहिए, इसकी बाउंड्री पे लाइन इंटीग्रल चाहिए हमको। तो लाइन इंटीग्रल कैसे निकालें, तो देखो हम निकालेंगे कैसे, हम इसकी बाउंड्री पे लाइन इंटीग्रल निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, फॉर कर्ल ऑफ वेक्टर, ये नोट कर लिया ना, रब करते जाएंगे क्योंकि ये, अच्छा ये जेड एक्सिस हटा दें, मतलब इसकी तीसरी टांग ये है, मतलब छुपा दिया है इसमें। फॉर कर्ल ऑफ वेक्टर वी हैव टू फाइंड लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर along the curve of vector along the curve ABCD। लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है कि जो वेक्टर ए है ना, वो A डॉट DX निकालना है या DL निकालना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम वेक्टर क्या लिए हैं, A लिए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक वेक्टर चेंज हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट पे मान लेंगे, वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पहले यहाँ निकालो कि एक की वैल्यू यहाँ क्या होगी, यहाँ क्या होगी, यहाँ क्या होगी, यहाँ क्या होगी, इसकी वैल्यू निकाली जाए। तो देखो कैसे निकाली जाएगी, सावधान। इसका नाम दे दो, हमने इसका नाम दे दिया PQRS, ये DX यहाँ लिख दो,
अंदर, ये P dy यहाँ लिख दो, अंदर पी क्यू आर एस। तो हम इस वेक्टर की वैल्यू P पे निकालते हैं मिड पॉइंट पे, इस वेक्टर की वैल्यू Q पे निकालते हैं, R पे निकालते हैं और S पे निकालते हैं। सावधान, x कंपोनेंट ऑफ A एट P, x कंपोनेंट यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं से स्टार्ट कर दो, x कंपोनेंट, भाई ये x के अलग है ना, तो यहाँ x कंपोनेंट चाहिए या y कंपोनेंट चाहिए, या x कंपोनेंट चाहिए या y कंपोनेंट चाहिए। x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, ध्यान से समझिएगा, वेक्टर a एट r निकालते हैं पहले हम, देखो जरा ध्यान से। यहां पर ये मिड पॉइंट है ना, यहां पर x कंपोनेंट कितना है, ax, बाद में लिखिए समझिए बेटा। यहां पर अच्छा मतलब देखा ही नहीं आपने, यहां पर ax है ना, और जब इधर आप गए तो चेंज हुआ, इधर आप गए तो चेंज हुआ, तो ax तो होगा ही प्लस। अब देखो यहां से यहां जा रहे हो, यहां से यहां जा रहे हो, तो किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप ये दे देखेंगे कि ax की वैल्यू y के रेस्पेक्ट में चेंज कैसे हो रही है, तो ये हो जाएगा डेवर ax अपान डेवर y, ये तो रेट ऑफ चेंज, ये यूनिट लेंथ में चेंज हुआ, और ये लेंथ है कितनी, ये लेंथ कितनी है, dy बाई 2 है, ये पूरी dy आपने मानी है ना, तो ये मिडिल है इंटू dy बाई 2 है कि नहीं है, तो यानी ये वैल्यू यहां पर होगी नहीं होगी पी आर पॉइंट पे, तो आएगा ax प्लस, ये बात समझ में आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ ax अलोंग y एक्सिस, यानी ये यूनिट लेंथ पे इतना चेंज हुआ, और टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। भाई जैसे आपने कहा भाई 10 सेंटीमीटर लंबाई की एरिया कितनी है, तो आप कहीं यूनिट लेंथ पे लंबाई इतनी चेंज हो रही है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एरिया निकल आएगा। तो यानी कि आर पॉइंट पे निकल आया एक्स कंपोनेंट। अब पी पॉइंट पे निकालते हैं, लॉजिक पकड़ में आ रही है, अब पी पॉइंट पे निकालते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, बहुत ज़्यादा वेक्टर है तो लगा दो, वेक्टर ए एट पी। देखो ध्यान से, यहां पर ए एक्स है ना, नीचे आएंगे तो निगेटिव डायरेक्शन में आएंगे तो माइनस होगा, रेट ऑफ चेंज कैसे लिखेंगे, डेवर ए एक्स अपान डेवर वाई, इंटू लेंथ कितनी ये है डी वाई बाई, यहाँ 2 होगी, ये पी पॉइंट पे आ गया। अब जरा वाई कंपोनेंट ले लेते हैं यहाँ पर क्यू और एस पर, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एट क्यू, सुनिए ध्यान से, यहां पर वाई कंपोनेंट कितना है, ए वाई है, आगे बढ़े हम, आगे बढ़े हम, तो यानी कि किस डायरेक्शन में जा रहे हो, एक्स डायरेक्शन में, तो ए वाई की वैल्यू एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है, तो आपने कहा ये हो रही है डेवर ए वाई अपान डेवर डेवर एक्स, और ये कितनी दूरी है, ये डी एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स बाई 2, ये इतना हो गया जो है वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एट एस निकाल लेते हैं, तो ये आएगा ए वाई माइनस डेवर ए वाई अपान डेवर एक्स इंटू डी एक्स बाई 2। समझ में बात नहीं है, वैल्यू समझ में आई। अच्छा अब जरा एक मिनट समझिएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन यहाँ क्या है, इधर है ना, तो ये भी डायरेक्शन क्या होगी, इधर ही तो होगी ना, तो डायरेक्शन लिख दिया जाए। तो डायरेक्शन लिखने के दो तरीके हैं, या तो हम भले लिखिए फिर डायरेक्शन लिखते हैं, हमको इतनी में जगह छोड़ी नहीं हमने, लिखिए फिर बताता हूँ। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन एक्स की तरफ होगी, वाई की तरफ होगी, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एलॉन्ग, या तो डीसी लिखो या तो आरसी लिखो, तो ये होगा आपका, छोटा लिख दें, यहाँ लिख दें डायरेक्शन, यानी ये किस डायरेक्शन में है, आरसी के एलॉन्ग है, ठीक है, रहेगा इसी डायरेक्शन में, चाहे आप इस पॉइंट पे निकालो चाहे यहाँ निकालो, आरसी लिखो या डीसी लिखो। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, पीबी लिखो चाहे एबी लिखो, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, पीबी के एलॉन्ग होगी। अच्छा क्यू पॉइंट पे ए वाई किधर होगा, ये डायरेक्शन होगी क्यूसी, तो क्यूसी लिख दो यहाँ पर, या बीसी लिख दो, और इधर क्या होगा, एस डी लिख दो या ए डी लिख दो, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। आप एलॉन्ग आर सी लिख सकते हैं, जगह नहीं थी इसलिए लिख दिया। ये वैल्यू लिखिए फिर हम कर्ल निकालते हैं। अब हम इस पूरे इस वेक्टर का इस क्लोज लूप के एलॉन्ग लाइन इंटीग्रल निकालने जा रहे हैं। तो देखिए लाइन कैसे निकालेंगे इसका, अब हम निकालेंगे लाइन इंटीग्रल
लाइन इंटीग्रल ऑफ ए along ABCD। क्या फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या होता है, हमने पढ़ा है इंटर में, इंटीग्रल यहाँ लिख देते थे ABCD और ये होता है A डॉट डी एल, ये तो होता है लाइन इंटीग्रल। A डॉट डी एल लिखो, A डॉट डी आर लिखो, जो भी लिखना हो। अब देखो, जब आप इस क्लोज लूप के अलॉन्ग लाइन इंटीग्रल लिखोगे तो पहले AB के अलॉन्ग निकालोगे, फिर BC के अलॉन्ग निकालोगे, फिर CD के अलॉन्ग निकालोगे, फिर DA के अलॉन्ग निकालोगे। तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो इसमें लिखेंगे लाइन इंटीग्रल A डॉट डी एल। अब देखो, आप चाहो तो एक क्लोज इंटीग्रल खोल दो और लिमिट आप लिख दो A टू B, ऐसे लिख दो, या क्लोज इंटीग्रल लिखा रहने दो और यहाँ AB लिख दो, क्योंकि ये क्लोज नहीं है, एक लाइन है, ये क्लोज नहीं, ये पूरा क्लोज है, इसलिए क्लोज इंटीग्रल। अब ये लाइन ले रहे हो तो ये क्लोज नहीं है, इसलिए आप क्लोज ना लिखिए, A डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल B टू C जाओ, इंटीग्रल क्लियर होना चाहिए, A डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल C टू D जाओ, A डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल D टू A आओ, A डॉट डी एल। हमने अलग अलग इसको ब्रेक कर दिया। अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट का कंसेप्ट, तो यहाँ पर वो यूज हो रहा है, वहां हम नहीं जा रहे हैं। अब देखो सावधान, अब थोड़ा सा टेक्निक। जब आप A से B गए तो उस वेक्टर की वैल्यू क्या थी, A से B जब गए तो वेक्टर की वैल्यू क्या थी, A से B गए तो वेक्टर की वैल्यू क्या थी, पहले छोड़िए, A और DL के बीच में एंगल कितना है, A इधर आप ले रहे हो, DL भी इधर ले रहे हो, 0 हो गया, तो A डॉट बी AB cos थीटा हो गया, नहीं cos 0 1 हो गया। जब AB के अलॉन्ग जा रहे हो तो वेक्टर की वैल्यू किस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, P पॉइंट पे। कितनी आपने निकाली है, अभी निकाली थी, तो ये हो जाएगी AX माइनस डेवर AX अपान डेवर Y इंटू डी वाई बाई 2। ये तो हो गई आपकी A की वैल्यू, और इंटू मल्टीप्लाई इससे DX से करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है, आप DX, इससे हमने DX से लंबाई से मल्टीप्लाई कर दिया। वेक्टर में लिखें कि ना लिखें, ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई इसकी वैल्यू, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, प्लस ये बात समझे, इंटीग्रल खुल गया, ये इंटीग्रल खुल के वैल्यू रख दी उठा करके। यहाँ पर B और C में BC के अलॉन्ग चलेंगे तो A की वैल्यू यहाँ क्या होगी, यहाँ कितनी वैल्यू थी, ये Y के अलॉन्ग थी ना, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, AY प्लस डेवर AY अपान डेवर X इंटू डी एक्स बाई 2। ये वैल्यू किसकी हो गई, A की, और DL की वैल्यू क्या होगी, इंटू डी वाई, ये आपकी वैल्यू आ गई है, प्लस C से D आइए, C से D आइए, C से D में वैल्यू कितनी होगी, C से D में वैल्यू कितनी होगी A की, AX प्लस डेवर AX अपान डेवर Y इंटू डी वाई बाई 2 इंटू डी एक्स। क्यों, ये लंबाई dx तो है, अभी कुछ गलती जो होगी अभी बाद में पकड़ाई जाएगी। एक मिनट, ये भाई बाहर लिखिए dx, ये तो सबके साथ है ना, ये dx बाहर लिखा जाएगा, ये तो पूरा a है ना, dx जो कहें वही, हाँ, और ये dy इसके बाहर लिखिए, लेकिन इसी के साथ हो रहा था ना, ये इसके साथ भी तो होगा, ये नहीं होगा, और ये dx बाहर लिखिए, अभी कुछ गलती होगी तो बाद में बात करेंगे। अच्छा, अब आइए d से, तो यहाँ पर वैल्यू क्या इसकी है, यहाँ इसकी वैल्यू है AY माइनस डेवर AY अपान डेवर X इंटू डी वाई बाई 2। अरे अरे अरे, ये वैल्यू, अच्छा हाँ, ये सॉरी, dx बाई 2, dx बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई डी वाई। यहाँ तक पहुँचे, कैमरे में भी नहीं आ रहा, इतनी बड़ी वैल्यू है, थोड़ा गंदा लिखा, समझ में आ रहा होगा ना, इसलिए बोलते भी जा रहे हैं, नोट करिए यहाँ तक। यहाँ पे एक गलती हो रही है, नहीं हो रही हो, हम जानबूझ से नहीं लिख रहे हैं, लिखिए फिर हम गलती पकड़ते हैं क्या है। देखो, पहली बात तो जब इधर जाएंगे तो पॉजिटिव आएंगे और इधर जाएंगे तो निगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो निगेटिव, क्योंकि कर्ल जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर देखिए, इधर गए ये प्लस में वैल्यू हुई, ऊपर गए प्लस में हुई, इधर आए तो यहाँ माइनस लगेगा, नीचे आए तो यहाँ माइनस, ये गलती थी यहाँ पर।
गलती मतलब जानबूझ के हमने प्लस लगाया था कि भाई आप बाद में समझिए कैसे इसकी वैल्यू आ रही है। अब जरा इसकी ब्रैकेट खोलिए, ये क्या निकल रहा है, ये क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डी एल फॉर ए बी सी डी। अभी कर्ल नहीं निकल रहा है, कर्ल का मतलब कुछ और होता है। अब जरा ब्रैकेट खोलते हैं, गलती ना हो, देखो डी एक्स अंदर जा रहा है तो क्या आएगा, ए एक्स डी एक्स माइनस डेवर ए एक्स अपान डेवर वाई इंटू डी एक्स डी वाई बाई टू। इसको रब कर दें, डायग्राम दिमाग में रहेगा। ये डायरेक्शन इसकी ऐसे हमने ली है, इसकी जो डायरेक्शन हमने ली है वो ऐसे ली है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ नहीं मतलब अभी ज़रूरत लगेगी ना, हवा में ऐसे हाथ हिलाएंगे हम, और ये एक्स वाई प्लेन लिया था हमने प्लस ये, तो जब कर्ल के बारे में बात करेंगे, डी वाई को अंदर ले जाओ तो प्लस ए वाई डी वाई प्लस डेवर ए वाई अपान डेवर एक्स डी एक्स डी वाई बाई टू माइनस ए एक्स डी एक्स माइनस डेवर ए एक्स अपान डेवर वाई इंटू डी एक्स डी वाई बाई टू माइनस ए वाई डी वाई प्लस डेवर ए वाई अपान डेवर एक्स डी एक्स डी वाई बाई टू। गलती ना हो, देखिए गलती हम भी बता देंगे, हाँ यहाँ गलती थी, डायरेक्ट सही का। अब ज़रा देखिए ए एक्स डी एक्स ये प्लस में है और ये ए एक्स डी एक्स माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हैं, ए वाई डी वाई कैंसिल हो जाएंगे। अब ज़रा सावधान, यार इसकी वैल्यू देखिए, डेवर ए एक्स अपान डेवर एक्स डी एक्स डी वाई बाई टू, डेवर ए वाई अपान डेवर एक्स डी एक्स डी वाई बाई टू, बाई टू छोड़ दो, ये दोनों चीज़ सेम है और ये हाफ हाफ करके प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी डेवर ए वाई अपान डेवर एक्स इंटू डी एक्स डी वाई आएगा। ये आइए, ये माइनस में सेम है तो माइनस में जुड़ जाएगा, तो माइनस में डेवर ए एक्स अपान डेवर वाई इंटू डी एक्स डी वाई, और आप चाहो तो डेवर ए वाई अपान डेवर एक्स माइनस डेवर ए एक्स अपान डेवर वाई, और ब्रैकेट के बाहर कर दो डी एक्स डी वाई। ये आपका लाइन इंटीग्रल निकला। अभी हमने कहा था लाइन इंटीग्रल को डिवाइड किससे कर दो, एरिया से, कर्ल मिल जाएगा। अभी ध्यान रखिए कर्ल केवल एक सरफेस का मिलेगा। अभी जेड वाई और जेड एक्स प्लेन में भी आएंगे, अभी तो एक्स वाई प्लेन ले रहे थे ना, नोट करिए इसको। अब आपको निकालना है कर्ल ए। जरा सावधान, एक्चुअली में ये सरफेस आपने बनाया था, ये सरफेस था ना, ये आपने लाइन इंटीग्रल लिया ना, तो इस कर्ल की डायरेक्शन क्या होगी, जेड के अलांग। नहीं, कर्ल की डायरेक्शन क्या होगी, ये तो आपने इसकी डायरेक्शन ली है ना, कर्ल तो उसके परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये यानी ये की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर। तो एक्चुअली में जो कर्ल निकला है वो किसके अलांग निकला है, जेड के अलांग निकला है। एक्स वाई प्लेन का कर्ल किधर होगा, जेड के अलांग निकलेगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझिएगा, आप ये भूल जाओ कर्ल वर्ड, पहुंच जाइए क्लास 11th में। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता था तो जिधर वो मूव करे, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती थी, उसके परपेंडिकुलर। तो ये कर्ल अलोंग जेड एक्सिस है, क्या निकला है, डेवर। अच्छा फार्मूला पर लिख दिया जाए तो कर्ल कैसे निकलता था, कर्ल का फॉर्मूला क्या था, क्लोज इंटीग्रल ए बी सी डी ए डॉट डी एल डिवाइडेड बाई एरिया। तो एरिया इसका क्या होगा, डी एक्स डी वाई, यानी इसको हम डी एक्स डी वाई से डिवाइड कर दें तो कर्ल निकल आएगा। तो ये हो जाएगा आपका डेवर ए वाई अपान डेवर एक्स माइनस डेवर ए एक्स अपान डेवर वाई, हो गया कर्ल। अब कर्ल चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो जो इसकी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो चूंकि इसकी डायरेक्शन किधर है, जेड के अलांग, तो इसको के कैप से मल्टीप्लाई कर दें तो कर्ल अलोंग जेड एक्सिस निकल आया, ठीक है, नोट करिए। यानी कर्ल ये हो गया इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन, उसकी डायरेक्शन आपकी जेड के अलांग है। इसी प्रकार से सिमिलरली कर दें, सिमिलरली, अब देखो सिमिलरली उसको लिखेंगे कैसे, कर्ल अलोंग कर्ल ऑफ ए इन एक्स एक्सिस निकालते हैं। देखो एक्स के अलांग करेंगे तो वाई जेड प्लेन हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, एक मिनट, एक्स वाई जेड ऐसे चलिए आप,
ये कौन सा प्लेन था? एक्स वाई प्लेन। जब एक्स वाई प्लेन लिया, सावधान, जब एक्स वाई प्लेन लिया तो पहले यहाँ पर आपने एक्स लिखा, फिर यहाँ पर वाई लिखा। ये कौन सा प्लेन होगा? वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस होता है ना, ये तो डायरेक्शन एक्स के लॉन्ग है, ये होगा तो वाई जेड प्लेन में ना। तो जब वाई जेड प्लेन लिखेंगे तो पहले नीचे क्या लिखेंगे? डेवर वाई लिखेंगे और यहाँ डेवर जेड लिखेंगे। जब डेवर वाई लिखेंगे तो ऊपर आप डेवर ए जेड लिखेंगे, और जब डेवर जेड लिखेंगे तो ऊपर डेवर ए वाई लिखेंगे माइनस, और इसकी एक्सिस किसके लॉन्ग है? आई, तो आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब कर्ल ए एलॉन्ग वाई एक्सिस लिखेंगे तो कौन सा प्लेन होगा? जेड एक्स प्लेन होगा। तो जेड एक्स में पहले नीचे क्या लिखेंगे? डेवर जेड लिखेंगे, फिर नीचे यहाँ डेवर एक्स लिखेंगे, इसके ऊपर डेवर ए एक्स लिखेंगे, इसके ऊपर डेवर ए जेड लिखेंगे, माइनस लगा देंगे और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जे कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कर्ल एलॉन्ग एक्स एक्सिस हुआ, कर्ल एलॉन्ग वाई एक्सिस हुआ, कर्ल एलॉन्ग जेड एक्सिस हुआ। जैसे एक झूला होता है ना, हर डायरेक्शन में झूलता है, ठीक है, तो यानी आप हर डायरेक्शन में उसका इफेक्ट 3D महसूस कर रहे हैं। तो जब एक्स वाई प्लेन में करेंगे तो उसका इफेक्ट जेड एक्सिस के लॉन्ग है, वाई जेड प्लेन में करेंगे तो इफेक्ट उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू या जो उसकी जो डायरेक्शन है एक्स के लॉन्ग है, वो इस प्रकार से लिखा गया है। तो तीनों कर्ल को उठा के प्लस कर दो, तो कर्ल ऑफ ए जब निकालेंगे, कर्ल ऑफ ए तो हो जाएगा कर्ल एलॉन्ग एक्स, कर्ल ऑफ ए एलॉन्ग एक्स प्लस कर्ल ऑफ ए एलॉन्ग वाई प्लस कर्ल ऑफ ए एलॉन्ग जेड। इन सबको उठा के प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो अब इसको रब करना पड़ेगा, हम देख करके प्लस करेंगे बुक से, क्योंकि जगह नहीं है तो कहाँ से करें। देखो, तो जब हमने कर्ल ऑफ ए निकाला तो एक्स के लॉन्ग क्या वैल्यू आई है? डेवर ए जेड अपान डेवर वाई, डेवर ए जेड अपान डेवर वाई माइनस डेवर ए वाई अपान डेवर जेड, है ना, मल्टीप्लाइड बाई एक्स के लॉन्ग किया तो आई कैप, प्लस वाई के लॉन्ग निकाला तो वाई, अगर आपको इससे बनाना है तो वाई के लॉन्ग जेड एक्स प्लेन हो जाएगा, तो आएगा डेवर ए एक्स अपान डेवर जेड माइनस डेवर ए जेड अपान डेवर एक्स। सही है, देख लेना ज़रा, मल्टीप्लाइड बाई जे कैप, प्लस जब आप जेड के लॉन्ग निकालेंगे तो एक्स वाई प्लेन होगा, तो क्या होगा? डेवर ए वाई अपान डेवर एक्स माइनस डेवर ए एक्स अपान डेवर वाई मल्टीप्लाइड बाई के कैप। ये वैल्यू आ गई। और अगर हम इसको डिटर्मिनेंट मेथड से लिखें तो ये डिटर्मिनेंट आई जे के, फिर यहाँ ऑपरेटर डेवर अपान डेवर एक्स, डेवर अपान डेवर वाई, डेवर अपान डेवर जेड, और यहाँ पर ए एक्स, यहाँ पर ए वाई, यहाँ पर ए जेड। बस ये हो गया। एक्चुअली ये निकालना था आपको। बोले अरे दादा यही निकाल देते। इसको खोलिए, देखो कैसे खोलेंगे, इधर देखिए सावधान। पहले आई लिखेंगे, आई लिखा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, डेवर ए जेड अपान डेवर वाई माइनस डेवर ए वाई अपान डेवर जेड आ रहा है, फिर माइनस लगाएंगे बीच में, चूँकि माइनस आपने प्लस लगा रखा है ना तो ये उल्टा हो जाएगा ना। तो जब जे लिखेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, डेवर ए जेड अपान डेवर एक्स बाद में लिखा जाएगा ना, तो साइन चेंज है वहाँ पर, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस के करेंगे। इसको हम डेल क्रॉस ए लिखते हैं। कर्ल ए को ये मैथमेटिक्स में लिखा जाता है, और डेल आप जानते हैं होता है आई डेवर अपान डेवर एक्स प्लस जे। ये इसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट यहाँ खत्म हो गया है, मैथमेटिकली हम बता रहे हैं, मतलब मैथमेटिकली जो कर्ल ए होता है वो ये लिखने का तरीका होता है। तो प्लस डेवर वाई प्लस के डेवर अपान डेवर जेड क्रॉस ये क्या होगा? आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, ये होता है। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका यही होता है आपका, आई जे के, फिर इनके कोफिशिएंट, फिर इनके कोफिशिएंट, यही होता है डिटर्मिनेंट। तो इस तरीके से हम कर्ल का छोटा सा नन्हा सा प्रूफ है, ठीक है, नोट करिए इसको।